In the last class, we did initial consideration for payroll management. What is the meaning of initial consideration? These things are the requisites for making payroll, for giving out payroll of an organization. यानी किसी भी payroll department को इन चीजों की जरूरत होती है. These are the initial considerations for payroll management in an organization. The first one was pay period. यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सैलरी चलती है, 15 to 15 है या 10 to 10 है या 1 to 1 या 30 to 30. Okay, and the corresponding pay period should end 3 or 4 days before, so as to keep it, you know, no, just to keep it कि कोई भी प्लस माइनस हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज करने के लिए. नेक्स्ट, सैलरी स्ट्रक्चर. सैलरी स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में बताएंगे तुम लोग को. सैलरी स्ट्रक्चर का 4 major components होता है. Major, I said there could be others also, but major. These 4 will not be missing from your salary. Okay, so this I'll start in today's class. Next, employee type. You need to figure out the employee type. An employee belongs to which cadre? क्योंकि जब benefits का पार्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप लोगों को कि employee type कैसे मैटर करता है. क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनका जो बेनिफिट पार्ट होता है, दैट बेनिफिट पार्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन टू देम. जैसे क्लब की मेंबरशिप, जैसे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज. वो फैसिलिटीज इसीलिए दी जाती है क्योंकि यू जस्ट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो नोइंग द एम्प्लॉय टाइप, विच कैटेगरी दे विल फॉल इनटू, टैक्स स्लैब क्या होगा, ये सारी चीजें जानना जरूरी है. क्योंकि कैडर वाइज बेसिक सैलरी चेंज होता है, ये पता है तुम लोग को. E1 कैडर में बेसिक सैलरी अलग होगा, E2 में अलग होगा. सो नोइंग द एम्प्लॉय टाइप हु विल फॉल इन विच कैटेगरी इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर पेरोल. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी? What is given in law is statutory, what is not given in law is non-statutory. जैसे कुछ चीजों के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफाइंड है कि ये चीजें लॉ में है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को देना है. लाइक प्रोविडेंट फंड, HRA is, it's not in law, it's given by the organization to meet your requirement. For example, हम benefits की अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट, बेनिफिट्स की बात करो, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये किसी लॉ में ये मेंशन नहीं है कि आपको चाय कॉफी मिलनी चाहिए आप जितनी बार टेक दिस, तो वो कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन में आपको कॉफी वेंडिंग मशीन है या फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें मेंशन नहीं होती है पहले से. ठीक है, बट there are certain things which are mentioned in the organization. For example, your benefit of gratuity. Okay, your benefit of gratuity. Gratuity is mentioned and governed by a law, that is the Payments of Gratuity Act 1972. Understood? Provident Fund is governed by the Act, the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. ESI is governed by the Act, the Employee State Insurance Act 1948. ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी, ध्यान रखना. ठीक है, देयर आर सम स्टैट्यूटरी पोस्ट्स इन इंडिया. जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इस तरीके का टर्मिनोलॉजी, यू विल कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी. स्टैट्यूटरी पोस्ट्स इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स इन इंडिया. जैसे हमारे संविधान के बनने के टाइम पे जो वर्ड्स या जो कमीशंस संविधान में डाले गए वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल हैं. जैसे यूपीएससी. ठीक है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संविधान बनने के टाइम पे ही बना था. संविधान में जो है उसका छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है. प्लानिंग कमीशन, उसका नाम चेंज हो गया ना, क्या हो गया, नीति आयोग. कैसे चेंज हो गया? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी. ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको किसी की भी सरकार हो छेड़छाड़ नहीं कर सकती है. उसका नाम इस तरह नहीं बदल, यूपीएससी का नाम यूपीएससी ही रहेगा, फाइनेंस कमीशन का नाम फाइनेंस कमीशन ही रहेगा. और उस तरीके से एनसीबी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस,
ठीक है, इस तरीके की बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संविधान बनने के वक्त डाली गई थी, उनसे कोई भी सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती है. Got it? Statutory is something which is given by law. जैसे 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 फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में ये स्टैट्यूटरी है, ये लॉ कहता है कि हर 250 वर्कर्स पे आपको ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा अवेलेबल करानी है. You should make the workers avail 200 for every 250 workers. There should be the drinking water facility in the organization. ये लॉ बना हुआ है 1948 का, ये भी ध्यान रखना. मतलब तुमको ऐसे सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा कि 250 वर्कर होगा तब ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी, पहले नहीं थी. और ये 1948 में डाला गया. आजादी के समय हालत बहुत खराब थी वर्कर्स की, उनके वो कंपनी नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट. हाँ, ठीक है. एंड देन there are some other statutory things also, like for every 1000 worker there should be a safety officer, for every 500 worker there should be a welfare officer. ऐसी चीजें ये statutory है. Got it? Now statutory requirements मतलब कोई एम्प्लॉय अगर आता है, उस एम्प्लॉय का उसको पीएफ के लिए वो एलिजिबल है, वो ईएसआई के लिए एलिजिबल है, उसका पैन कार्ड, उसका आधार, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप हिज सैलरी इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, सैलरी कैलकुलेशन मेथड. हर ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी कैलकुलेशन मेथड अलग अलग होता है. सो फॉर द पेरोल डिपार्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इट इज इम्पोर्टेंट दैट you know what is the salary calculation method in that organization. जैसे लीव का क्या सीन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सैंडविच हॉलीडेज का सीन है क्या, ओके, और एब्सेंटिज्म का क्या सीन है, ठीक है, छुट्टी का क्या है, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंसेशनल प्राइस पे देती है, जैसे फूड कूपन का एग्जांपल तुम लोग को हम बताए थे, वो सारी चीजें लास्ट क्लास में. कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट के तौर पे कंसेशनल रेट पे फूड कूपन्स अवेलेबल कराती हैं. हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज फॉर कंसेशनल, दे गिव इट लाइक दीज आर इन बेनिफिट्स. हाँ, बेनिफिट्स में वो थोड़ा इसलिए देती हैं कि अवेल कराती हैं, और उनका एक वो होता है, एक लास्ट एक्सपायरेशन डेट है कि उतने डेट तक आप उसको 2000 का अवेलेबल. तो आईटी पीपल आर लाइक वेरी हैप्पी, है ना. अमेजोन का 2000 का कूपन है. हाँ, तो वो तो अमेजोन भी पब्लिसिटी करती है ना अपनी, और एम्प्लॉयज को फायदा होता है उससे, क्योंकि एक काइंड ऑफ बेनिफिट है कि अगर आपको अवेलेबल कराना है. सो दिस नेक्स्ट, यू नो दिस एम्प्लॉय का बैंक इंफॉर्मेशन जितना भी रिलेटेड है, क्योंकि सैलरी उसी में क्रेडिट होती है. बहुत पहले सैलरी इन कैश भी दी जाती थी, हाथ में भी दी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता. अब तो वर्कर को भी एनईएफटी ट्रांसफर किया जाता है, या फिर चेक. चेक भी एक वन ऑफ द यूज्ड मेथड्स है अभी. गॉट इट? टुडे वी विल स्टार्ट सैलरी स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा. सैलरी स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कीजिए और उसका 4 कंपोनेंट्स लिखिए. राइट डाउन सैलरी स्ट्रक्चर. देखो सैलरी स्ट्रक्चर, इसका 4 कंपोनेंट्स में लिखो. बेसिक, सेकंड अलाउंसेस, बेसिक, सेकंड अलाउंसेस, थर्ड बेनिफिट्स, and incentive, benefits and incentive, and last rewards and recognition. Rewards and recognition. अरे बेसिक सैलरी का आइडिया है क्या होता है? क्या होता है? नहीं नहीं, इंसेंटिव इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बताइए. बेसिक पे वो जो आपके जेडी के और
ओवरऑल सैलरी हाँ 40 ही 50 नहीं हो सकता है। हाँ और मिनिमम सैलरी हो गया के हिसाब से जो पे उससे कम किया जाता है सबसे पहले इतना तो मिलेगा हम बिना बेनिफिट्स अलाउंस उससे को एक्सक्लूडिंग देम। यस बेसिक सैलरी, ये जो चारों कंपोनेंट्स तुम लोग लिखे हो, ठीक है, बेसिक allowances, then incentive, benefits and reward and recognition. Some components are monetary, remember this, and some components are non-monetary, and some components are both, दोनों। तो ये ध्यान रखना कि सैलरी ये कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट मैनेजेस इट्स कॉम्पेंसेशन, व्हेन इट कम्स टू इट्स कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, इट हैज इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आल्सो। इसीलिए नॉन मॉनेटरी पार्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। गॉट इट? पहला है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इज मॉनेटरी पार्ट। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, इट इज द फिक्स्ड मॉनेटरी पार्ट ऑफ योर सैलरी। ओके, बेसिक सैलरी कैसे डिटरमिन की जाती है? जैसे उसने बताया, पहली बात अलाउंसेस, बेनिफिट्स बिना किसी डिडक्शन के, ठीक है, तुम्हारे किसी भी डिडक्शन के पहले जो सैलरी है वो क्या है? वो है तुम्हारा बेसिक सैलरी। ओके, नाउ दिस बेसिक सैलरी इज द फिक्स्ड पार्ट and monetary part of your salary. Got it? Generally जब पे कट वगैरह, जैसे कोविड वगैरह में पे कट हुआ था, अलाउंसेस का पार्ट जो वेरिएबल पार्ट होता है उसको कट किया जाता है, नॉट द बेसिक पार्ट। बेसिक सैलरी को छोड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट थिंग अबाउट बेसिक इज कि ये जो सैलरी है बेसिक, इसी के ऊपर अलाउंसेस कैलकुलेट होता है। बेसिक का 10%, बेसिक का 2%, बेसिक का 30%। समझ आई बात? जैसे बेसिक किसी का अगर 4000 है मान लो, तो सारा अलाउंसेस और सब कुछ इसी 4000 पे कैलकुलेट होगा। ये बेसिक सैलरी कैसे डिटरमिन होती है? जॉब इवैल्यूएशन से। जॉब इवैल्यूएशन पढ़े हो ना? क्या होता है जॉब इवैल्यूएशन? वर्थ ऑफ द जॉब, फाइंडिंग द टोटल वर्थ ऑफ द जॉब। वर्थ ऑफ द जॉब से ही तुम पेमेंट डिसाइड करते हो कि किस पोस्ट का पेमेंट कितना होगा। तभी वर्थ ऑफ द जॉब में ये जॉब इवैल्यूएशन जो प्रोसेस होता है, ये पूरा 1-1.5 चैप्टर है, ठीक है, 1.5 क्लास लगेगा इसको जॉब इवैल्यूएशन समझाने में। जॉब पढ़े होगे तुम लोग वैसे। जॉब इवैल्यूएशन 2 तरीके से किया जाता है, एक क्वांटिटेटिव मेथड से और एक क्वालिटेटिव मेथड से। ठीक है, इसमें हम कंसिडर करते हैं कि जॉब में कितनी मेंटल रिक्वायरमेंट है और कितना फिजिकल रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ रीजन कि अगर कोई स्वीपर 12 घंटा भी काम करता है और कोई मैनेजर 8 घंटा भी काम करता है, तो मैनेजर की सैलरी इज मेनी फोल्ड्स मोर देन दैट स्वीपर्स सैलरी। बात सिर्फ फिजिकल रिक्वायरमेंट की नहीं है कि आप कितना आवर स्पेंड करते हैं, इट्स आल्सो अबाउट द कंटेंट ऑफ योर जॉब। तुम्हारा जॉब किस तरीके का रिक्वायरमेंट, किस तरीके का चैलेंजेस इंक्लूड करता है। Like, does it involve thinking? Does it involve decision making? Does it involve cognitive thinking? Okay. Does it involve risk? Yes. Does it involve safety? Does it involve managing a lot of people? Okay. So according to these factors are considered and then job evaluation is done accordingly. और उसी हिसाब से बेसिक सैलरी डिटरमिन होती है। ठीक है, खासकर ये बेसिक, देखो ये बेसिक सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत क्लियरली ग्रेडेड होती है ना? आपको हर लेवल मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, 3, 4, 10 तक बेसिक सैलरी दी हुई है कि इस कैटेगरी का बेसिक सैलरी कितना होगा। Then the rest allowances and everything is calculated on that basic salary. Now don't remember it 40% Aditya, okay? That is not 40%, that is 40 to 60%। अब किसी में कोई ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो वो कम भी रख सकती है। This depends upon the organization,
how much percentage of your total salary they want to keep as basic salary. Okay, so that is one thing. Now, generally they keep it at 40%. Did I make you do the calculations? हाँ, हो गया था कैलकुलेशन? जैसे मान लो कि अगर 5-6 लाख तुम्हारी सैलरी है, 4 लाख रख लो, 4 लाख, हाँ 4 लाख तुम्हारी सैलरी है, तो मंथली अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में ये है कि वो 40% तुमको देते हैं बेसिक सैलरी, उसका 40% है, तो कितना होगा मंथली बेसिक? 1333 कैलकुलेट किए थे? You were not there in the class? No, ना? See, suppose if someone has, ये भी नहीं था, सपोज करो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी सीटीसी 4 लाख है, 4 लाख इज योर सीटीसी, ठीक है, तुम्हारा मंथली सैलरी कितना हो जाएगा? लगभग 33,000 हो जाएगा, ठीक है, रेकरिंग छोड़ दो 33,000, और 40% पे 40% बेसिक सैलरी अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी में है, तो 33,000 का 40% बेसिक हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल अमाउंट टू 13,000 समथिंग, कुछ कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है। उस बेसिक पे सोच लो कि 33,000 सैलरी में 13,000 कुछ रुपए ही तुम्हारा बेसिक होता है, अगर 40% पे हो तो, बाकी सब अलाउंस और बेनिफिट है। गॉट इट? हाँ, तो ये वैल्यू होता है अलाउंस वगैरह का। अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल ये बोला था कि रिड्यूस द टेक होम सैलरी, और बेसिक आप बढ़ाइए। बेसिक बढ़ाइएगा तो क्या होगा कि टेक होम सैलरी डिडक्शंस वगैरह थोड़ा ज्यादा होगा वो तुम्हारे लिए ही, लेकिन तुम्हारा टेक होम सैलरी कम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट थोड़ा सा रेगुलेट करती रहती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर काफी हद तक अपने हिसाब से काम करते हैं, दे हैव देयर ओन प्रोसेस ऑफ giving salary, they have their own designed compensation package. Okay, they do it for a lot of other reasons. गवर्नमेंट में स्विचिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स को लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आईटी सेक्टर एंड ऑल, देयर इज ह्यूज अट्रिशन रेट, एम्प्लॉय टर्नओवर रोकना, एम्प्लॉय को सेटिस्फाइड रखना, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट डिसाइड करना, एम्प्लॉय को एम्पावर करना, ये सारा एक मेजर चैलेंजेस आता है, एक मेजर चैलेंज की तरह आता है प्राइवेट सेक्टर के साथ। ओके, तो दिस इज वन reason. Now we come to the second heading, which is allowances. Allowances का idea है? बताओ। ये what is allowance? तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? तुम बेनिफिट तीसरा में लिखे हो। तुम एग्जाम्पल तो सब सही दे रहे हो, लेकिन होता क्या है? तो ये तो बेनिफिट हुआ, इसीलिए सैलरी स्ट्रक्चर पढ़ाना जरूरी होता है, सबको लटपटा देते हो, ये उसमें वो उसमें। अलाउंस का मतलब होता है समथिंग विच इज अलाउड इन योर सैलरी फॉर अ डेफिनेट पर्पस। किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट को, किसी स्पेशल नीड को पूरा करने के लिए जो तुम्हारे सैलरी में ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी दिया जा रहा है, दैट इज अलाउंस। ओवर एंड अबव द बेसिक सैलरी, ठीक है, दैट इज अलाउंस। अलाउंस पढ़ना इसलिए आसान है क्योंकि जो भी टाइप का अलाउंस है वो अलाउंस आपको क्लियरली मेंशन्ड होता है। the moment you see the name, you will come across the moment you come across a type of allowance, you will understand कि इसका क्या नीड है, ये क्या पर्पस सर्व कर रहा है। ओके, जैसे तुमने एग्जांपल दिया हाउस रेंट अलाउंस का, राइट, वेरी गुड, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तुम अगर यहाँ से नौकरी करने के लिए हैदराबाद जाते हो, तो तुमको रहने के लिए घर चाहिए, राइट, तुमको रहने के लिए वहां पे घर चाहिए। तुम्हारे इस नीड को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तुमको हाउस रेंट अलाउंस देती है।
अब पटना में 1 BHK फ्लैट की जो कीमत है, मुंबई में क्या वही है? नहीं है. That is at least twice as costly as Patna. If not twice, then at least 1.5 times. है ना? उतना कॉस्टली होगा पटना एंड मुंबई. तो हाउस रेंट अलाउंस फिर एक ही जैसा हर सिटी में तो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फिर तो तुम्हारी नीड पूरी नहीं होगी. एक ही ऑर्गेनाइजेशन आईसीआईसीआई पटना में भी ऑपरेट कर रही है ना, पटना में भी है, और आईसीआईसीआई मुंबई में भी है, बैंगलोर में भी, हैदराबाद में भी है. क्या सारे एम्प्लॉयज को अगर एक ही हाउस रेंट अलाउंस दिया जाए, वुड इट बी फेयर? नो. फॉर द सेम रीजन हाउस रेंट अलाउंस अलग अलग दिया जाता है. 3 कैटेगरीज डिवाइड कर ली गई है डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. Tier 1 city, Tier 2 city, Tier 3 city, or sometimes this division is done like X, Y, Z cities, depending upon the population. Is this to this lakh अगर है तो 10% बेसिक का. 50% देते हैं और non-mature 40%. ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी सत्यम. आई एम टेलिंग यू जनरली, जैसे वो अलग अलग है ना, से गवर्नमेंट 10%, 20%, 30% ऐसे करके देती है. ठीक. कहने का मतलब कि हाउस को रेंट करना is different in different cities, so the cost is supposed to be different. Okay, इसीलिए हाउस रेंट अलाउंस भी डिफरेंट होता है. अंडरस्टूड? ये खर्च किस लिए दिया जाता है तुम्हारे सैलरी में? टू रेंट अ हाउस. रिमेंबर. Then there is another allowance which is DNS allowance. लास्ट में समझाएंगे. ट्रैवल अलाउंस सुने हो? ट्रैवल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक जैसा लग रहा है क्या सुनने में ना? क्या होता है? एक ही है देखो. और अलग अलग है. क्या है? ट्रैवल अलाउंस में जैसे कंपनी अगर आपको कहीं भेजेगी तो उसका अलाउंस अलग से देती है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट में अगर आप जहाँ आप रहते हो वहाँ से आपको आने जाने में जो भी खर्च होता है. एग्जैक्टली. आने जाने में नहीं, सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस. आने जाने में तो तुम कहीं भी घूमने लगोगे फिर. So transport allowance is for transport. आप यहाँ से अगर जाएंगे किसी और सिटी में या यहाँ भी रहोगे, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये रिक्वायरमेंट तुम्हारा पूरा करने के लिए जो अलाउंस तुम्हारे सैलरी स्ट्रक्चर में दिया गया है, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ट्रैवल अलाउंस इज डिफरेंट. जो तुमने कहा वो ट्रैवल अलाउंस है कि किसी और सिटी में या किसी और पर्पस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के काम से या किसी कंपनी के किसी काम से तुमको कहीं भेजा गया है, वहां ट्रैवल वगैरह कॉम्पेंसेट करने के लिए टीए सुने हो? ट्रैवलिंग अलाउंस और डीएनएस अलाउंस दिया जाए. डीएनएस अलाउंस मतलब 3 दिन रहोगे, खाओगे, पियोगे, कुछ खर्च करोगे, तो वो एक तरीके से तुमको टीए कॉम्पेंसेट किया जाता है. 3 दिन का तुमको खर्च उतना कंपनी तुमको देके भेजेगी. ओके, ठीक है. जैसे बताते हैं तुमको, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह है, ठीक है. तो यहाँ पे जो मशीन्स लगती हैं, एयरपोर्ट पे जो मशीन लगती हैं, वो दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑपरेटिंग इन वेरियस सिटीज. किसी किसी सिटी में दो एयरपोर्ट भी हैं. ठीक. तो वो सिटीज में जो मशीन लगती है, सारी मशीन इंडियन नहीं है. देयर आर मशीन्स व्हिच आर देयर फ्रॉम फॉरेन. ठीक है. वहां से ट्रेनर को बुलाना पूरे सेटअप के साथ इज नॉट इजी. तो यहाँ से लोगों को भेजा जाता है लर्न करने के लिए. मैनेजरियल रैंक के लोगों को भेजा जाता है यहाँ से सीखने के लिए यूरोप, इटली. ठीक है. इटली में इनकी मशीन्स रहती हैं, तो वो वहां पे भेजा जाता है. अब अगर 10 दिन के लिए किसी को इटली भेजा जाए, तो तुम सोचो कि वहां का टीए कितना होगा, है ना? 70-80 हजार रुपए तो सिर्फ होटल का खर्च आ जाएगा, क्योंकि दैट प्लेस इज यूरोप, कॉस्टली है इसलिए. तो वो करेंसी अलग है, करेंसी वो सब कैलकुलेट करके गवर्नमेंट देगी और वो तुम्हारा खर्च है. तो वो टीए और डीए, डीएनएस अलाउंस, यानी डेली तुमको कुछ खरीदना है या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो सारा पैसा तुमको दे के गवर्नमेंट भेजती है. ठीक है. देन दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस. समझ में आया? दोनों एक ही नहीं है. अगले क्लास में पूछेंगे हम. ट्रैवल अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोथ आर डिफरेंट. एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, कई जगह पे मूवी वगैरह का टिकट्स भी दिया जाता है.
ये सब देखो, जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक को टारगेट कर लेंगे तो हो सकता है उसकी पॉलिसी अलग हो। ओके, अलाउंस दिया जाता है, अलाउड किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वही मूवी इधर उधर के लिए थोड़ा आपको वो ऐड किया जाता है। ये सब वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा है, जैसे मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, इंडिया टुडे में, ये सब में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा। मैम जैसे इंटरव्यूअर अगर कैंडिडेट को बुलाता है, जैसे बैंगलोर में इंटरव्यू हो, हाँ। कैंडिडेट को पटना से बुलाया, उसका ट्रैवलिंग नहीं ऐसे नहीं होता है, होता है। हाँ, ट्रैवलिंग का जो मनी है वो तो इंटरव्यू देता है। हर नहीं यही बात हम तुमको बताए, सब नहीं देता है पर कुछ देता है। जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम आपको उस दिन भी क्लास में समझाए थे, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे, तो देता है ना भाई, वो गलत थोड़ी बोल रहा है कि कहीं और से क्वेश्चन लाया है। फिर वो तुम कहाँ देने गए हो इंटरव्यू, तुमको मिला ही नहीं। इंटरव्यू का पता नहीं, और एक बार मैं रेलवे का एग्जाम दिया था तो उसमें एक बार पैसा रिफंड हुआ था ना, ठीक है। तो अरे तो एग्जाम दिए नहीं हुआ तो रिफंड वो पहले से मेंशन था फॉर्म में। नहीं हुआ, नहीं, वो मिला होगा तुमको, बस अपियर, हाँ वो अपियर करने पे होता है, मेंशन रहता है वो। जैसे कि तुम कोल इंडिया लिमिटेड का जब एग्जाम दोगे, जब रिटन एग्जाम इसका पटना में हुआ, फाइन, रिटन तुमने क्वालिफाई कर लिया, नाउ यू आर बीइंग कॉल्ड अप फॉर इंटरव्यू, तो ये अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स में बुलाते हैं। जैसे साउथ में होगा तो कोल इंडिया का जैसे नागपुर है, नागपुर में बुलाएंगे, ईस्ट में होगा तो उसी का सब्सिडरी है ना, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसी का सब्सिडरी है, वहां है। ईस्टर्न ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, रीजनल हेडक्वार्टर कोलकाता है, राइट। तो ऐसे करके जब वो बुलाते हैं वहां पर, तो वो जानते हैं कि यू आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, जिसको जो सहूलियत होता है, जो कैंडिडेट जहां का है, जैसे तुम पटना में रहोगे तो तुमको ऐसे नहीं कि नागपुर भेज देगा, वो बुला लेगा कोलकाता, क्योंकि तुमसे नजदीक है। एंड देन दे विल आस्क यू, इंटरव्यू में ही लिखा रहेगा, इंटरव्यू के फॉर्म में, कि आप टिकट का फोटो कॉपी रिटेन कीजिए, फोटो कॉपी लेके आइए टिकट का, और उसको स्टेपल करिए वहां टीएडीए फॉर्म भरने के बाद, और जब अपना प्रोसेस करके वो 3-4 दिन में तुमको वापस कर देता है। जनरली गवर्नमेंट बॉडीज ही प्रोवाइड करती हैं, नहीं प्रोवाइड, हाँ वो नहीं करती है, लेकिन वो कुछ और बेनिफिट, जैसे तुम जाओगे तो खाना वाना में भी वो अपने मेस में अरेंज करके रखी है तुम्हारे लिए, ठीक है, वो प्रॉपर। मैम ये बेनिफिट ये तो अलाउंस है, ये अलाउंस नहीं है, तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थोड़ी हो, तुम उस, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर वेलफेयर प्रोग्राम काइंड ऑफ, कि वो जैसे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत मेधावी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास कोलकाता जाने का भी पैसा नहीं होगा, बिलीव मी, ऐसे लोग होते हैं। ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको कि फैमिली वाले शायद नहीं लेके जाएंगे, अगर उनका, साइकिल क्यों दी गई लड़कियों को, मिड डे मील का देने का क्या सिर्फ यही था, खिचड़ी के लालच में गरीब लोग अपने बच्चों को भेजने लगे कि वो एटलीस्ट खाना तो मिलेगा, यू नो, तुमको, हाँ मिड डे मील, तो वो एक्चुअली उसमें कैलकुलेटेड होता है कि कितना न्यूट्रिएंट्स पर डे का होना चाहिए। ठीक है, तो वो वैसे होता है। अब हैविंग सेड दिस, अगर हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी समझो कि ऐसा नहीं होता है कि तुम अब फ्लाइट से 20,000 का टिकट करा के चले जाओगे तो तुम्हारा 20,000 रिम्बर्स हो जाएगा। दे हैव इट इन देयर पॉलिसी, ओके, दे हैव इट इन देयर पॉलिसी। जैसे नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इज अ नवरत्न ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। वो अपने चेन्नई ही बुलाते हैं एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, और वो तुम्हारे स्लीपर का कॉस्ट, यानी पटना से अगर तुम जा रहे हो तो वो डिस्टेंस देखेंगे, रेल डिस्टेंस फ्रॉम पटना टू नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, वो वहां देखेंगे, और स्लीपर का टू एंड फ्रो तुमको रिम्बर्स करेगा, फ्लाइट का नहीं।